हेलो एवरीवन। और आज है हम लोगों का डे 2, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी का PYQ कर रहे हैं। PYQ सीरीज़ है 35 ईयर का। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे यार कि लग रहा है कि बाहर से कुछ आवाज़ इशूज़ होगा, थोड़ा बहुत कुछ आज प्रोग्राम है चल रहा है, तो जिसके वजह से कुछ जनरेटर का साउंड है और कुछ माइक वाइक का आवाज़ आएगा। ठीक है, कोऑपरेट करो। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किसके टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन में, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है और मोरारजी देसाई है। तो 9th शेड्यूल हम लोगों को पता है कि ये जो है सबसे पहला ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ही इसको ऐड किया गया था, है कि नहीं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ इसको ऐड किया गया था 1951 में। तो उस वक्त कौन होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो उस वक्त के जो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम लोगों का राइट आंसर है। ओके, 9th शेड्यूल का बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 9th शेड्यूल कहने का मतलब है कि इसमें जो भी कोई भी लॉ अगर इसमें रख दिया जाता था, ठीक है, तो वो इम्यून हो जाता था जुडिशियल रिव्यू से, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। ये था बेसिक मतलब। अभी आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे इसको फिर ओवरराइड किया जाता है। ठीक है, इस वक्त अगर कोई फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है फिर भी उसको इम्यून मिल रहा था। ओके 2018 में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर्स बताओ। ओके, तो रूल ऑफ लॉ जो है ऐसा कभी जो है रूल ऑफ लॉ ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो नहीं है, बट रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर्स क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ पावर, सही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, EVL, ओके, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, नो, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होना चाहिए था, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल होना चाहिए था, तो ये चलता, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा नहीं होना चाहिए हम लोगों के पास, तो जहाँ जहाँ तीसरा है उसको हम हटा देते हैं। ये तीसरा गया, ये तीसरा गया। ओके, अपने पास दो ऑप्शन बचा है। अब वन तो लिमिटेशंस ऑफ पावर एक्चुअली में है ही, तो 1 तो यहाँ पर ही होगा। तो 2 इक्वलिटी फॉर लॉ बिल्कुल है, एंड 4 लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये एकदम सही है। तो रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि वो पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो है लिमिटेशन डालता है पावर गवर्नमेंट पे, ठीक है, ताकि अच्छे से सब कुछ चल सके, हम लोगों के राइट्स, इंडिविजुअल के राइट को सेफ गार्ड किया जा सके। ओके 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है ऊपर के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में से में करेक्ट कौन है। ठीक है, इज और आर करेक्ट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। बिल्कुल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। ओके, पावर है पार्लियामेंट के पास। वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल cannot be examined by any court or no judgment can be made on it। तो ये abstract है। क्यों है? क्योंकि भाई जो है ये जो चीज़ है ये गलत कर दिया गया। IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है कि जो है 9th शेड्यूल में अब कुछ भी रखा जाएगा तो वो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा। ठीक है, इफ़ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, समझे। तो ये जो चीज़ है हमारे पास गलत हो जाता है। तो 2 गलत, तो अपने पास बचा के ओनली 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान से देखते चलना। अभी 9th शेड्यूल का क्वेश्चन यहाँ भी आया है ना, और 9th शेड्यूल का क्वेश्चन आगे भी। 9th शेड्यूल का क्वेश्चन अभी और पीछे बहुत बार पूछ चुका है। एक्चुअली हम लोग को पीछे से चलना चाहिए था, हम लोग चल रहे हैं आगे से, तो क्वेश्चन
थोड़ा सा ये होगा। ओके, डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू लाई करता है इन फैक्ट दैट कॉल इनटू द इफेक्टिविटी। मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी क्या है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है डेमोक्रेसी। उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि 2 वर्ड से मिल करके बना है, डेमोस और दूसरा क्रेटोस। डेमोस का कहने का मतलब होता है लोग, पीपल, ठीक है, और क्रेटोस कहने का मतलब होता है पावर, मतलब लोगों का पावर। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल। ओके, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं सारे के सारे, उसके बाद। ओके, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। क्या डेमोक्रेसी एक मेथड है जिसमें से स्ट्रेंथन किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को, या फिर सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनामिज्म एंड द विजन्स, या फिर बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर? तो भाई हमें लोग क्या देखे अभी, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिल करके बना है, डेमोस क्रेटोस, मीनिंग पावर ऑफ द पीपल। तो हम सब ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन का इंटेलिजेंस को ही शो करता है डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है? द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से बताओ जो हमारे संविधान के बनाने वाले थे, निर्माता थे, उनके जो माइंड में क्या चल रहा था, क्या विचार चल रहे थे, क्या थॉट्स थे, वो रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। कहाँ, किन में? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो हम लोग अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में ही सारा कुछ हम लोगों को बेसिक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो सब कुछ उसमें बता देता है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो होगा वो प्रियम्बल हो जाएगा, ठीक है, कि प्रियम्बल टू आवर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस दैट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। ओके, सारा कुछ हम लोगों को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इकोनॉमिक जस्टिस, फेथ, लिबर्टी सब कुछ बता देता है। तो हम लोगों को प्रियम्बल में देखने के लिए मिल जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा टाइप कुछ, कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, कि पूरी तरीके से हम लोगों को उसमें बता देता है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नॉट एम्बॉडिड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा चीज़ प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ओके, तो जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग प्रियम्बल याद करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलेमनली रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and the political liberty, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। कहीं इकोनॉमी आया क्या? इकोनॉमिक लिबर्टी आया क्या? नहीं आया ना। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। तो अपने पास ये देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि नॉट एम्बॉडिड बोला। 17 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज। कैसे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी है समाज में? जब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि रेस्ट्रेंट होगा, कंपटीशन होगा या आइडियोलॉजी होगा। तो प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ही होता है हर ऑल द पीपल्स आर इक्वल, है ना, मीन्स इक्वल राइट, सबको को एक बराबर। मतलब एबोलिशन करना है किस चीज़ का? ऑल स्पेशल राइट का और प्रिविलेजेस का, तो ही लोग इक्वल हो सकते हैं। तो प्रिविलेजेस, है ना। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन, इन द प्रोविज़न ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल, हम लोग पीछे 9th शेड्यूल के बारे में पढ़े। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू,
ये जो 5th और 6th शेड्यूल प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे क्यों बनाया गया, मेन पर्पस क्या था? तो प्रोटेक्ट करना था इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, होल्ड डाउन पे रखते हैं इसको, सारे स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट, नहीं, डिटरमाइन द पावर्स ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंचायत्स, ना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, तो ये था कारण, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। 5th और 6th शेड्यूल का एम ही था कि शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। साथ में नॉर्थ ईस्ट वालों को भी, हम ज़्यादा डिटेल नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविज़न रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा शेड्यूल है? 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 10th शेड्यूल? तो हम लोग जानते हैं कि 10th शेड्यूल है, क्योंकि ये जो है कैसे ऐड किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से। ओके, और इसको इसलिए भी लाया गया था ताकि जो है वो स्टेबिलिटी बना रहे। कहाँ? तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि लोग सब इधर से उधर आ रहे थे, जा रहे थे, पार्टी छोड़ रहे थे, तो उससे पार्लियामेंट के फंक्शन में थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, पेसा एक्ट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, 1996, इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब पेसा का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था? पेसा का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस था। टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट, बिल्कुल था। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन, सेंटर का पावर को डिमीन करेगा, ये बात सही नहीं लग रहा है। ट्राइबल एरियाज, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो ये चीज़ें, ये नहीं ऑब्जेक्टिव है। सेल्फ गवर्नेंस भी उसका ऑब्जेक्टिव है, ट्रेडिशनल राइट्स के रिकॉग्नाइज करने का भी ऑब्जेक्टिव है भाई उसका, और साथ में ये भी है एक्सप्लॉयटेशन से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मार्जिनलाइज थे तो कुछ थोड़े से उनको ट्रीट किया जाता था अलग तरीके से, एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। ओके, तो हम लोगों का ऑप्शन सी हो गया। 21B, इकोनॉमिक जस्टिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स of the Indian Constitution has been provided in। इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ये बताओ। ओके, तो ये हम लोगों को प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, देखो भाई फंडामेंटल राइट में तो मिल ही नहीं सकता है। अगर फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा और सबको ऐसा लड़ने लग जाएंगे कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है इकोनॉमिक जस्टिस का, तो फिर कोई गरीब रहेगा ही नहीं, इनइक्वालिटीज़ होएगा ही नहीं, और वो बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा गवर्नमेंट पर, तो उससे तो नहीं बन पाएगा। तो इसको तो फंडामेंटल राइट में नहीं रखेंगे इकोनॉमिक जस्टिस को। तो फंडामेंटल राइट जहाँ नज़र आ रहा है उसको पहले ही हटा देते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब मेरा ऑप्शन सी गया, ऑप्शन ए गया। अब बचा मेरे पास दो, बी और डी। द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉन ऑफ द एबव। तो प्रियम्बल में तो है ही, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, प्रियम्बल में है ना, एम्ब्रेस द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिक्योर थ्रू द वेरियस प्रोविजंस, है ना, ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो अपना आर्टिकल 39 है, वो कहता है कि वो स्टेट शैल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग सिटीजन्स को, मैन वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ओनरशिप पे बात करता है ना, इकोनॉमिक सिस्टम
डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, और प्रियम्बल में तो इकोनॉमिक जस्टिस की इकोनॉमिक की बात ही क्या है, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक। तो ये ओके 2013 का क्वेश्चन क्या पूछता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन सा प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशनली अप्लाइड इम्प्लाइड है? तो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बात तो सही है भाई, हम लोग सभी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो उसको विदिन 6 मंथ आइदर ऑफ द हाउस में बनना होगा, ठीक है। ओके। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। स्पेसिफिकली बात करें तो लोकसभा का, है ना, वहीं से अगर चूज़ करके आ रहे हैं और वो लोग वहाँ तक कॉन्फिडेंस में हैं तब तक वो लोग ये में है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा क्या है? कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हम लोग हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट होता है, यही ना होता है हेड ऑफ द स्टेट। और जो कैबिनेट है उसको हेड करने वाले होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन तो गलत है। तो फिर 3 को हटा दो, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अपने पास ऑप्शन है ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बियरिंग ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन, इनमें से कौन सा प्रोविज़न जो है वो एजुकेशन पर बात करता है, ठीक है। इसके यहाँ ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में यहाँ पर ही बताया गया है 1 2 3 4 1 2 5 एंड 1 2 3 4 5। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एजुकेशन से रिलेटेड बात किया गया है? तो हाँ भाई, इसमें बात किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत चेंज लाया गया था आर्टिकल 45 में, है ना, कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि एज 6 ईयर तक के एज के बच्चों को देना है कि नहीं। और फिर इसी 86 के साथ आर्टिकल 21 में भी 21A में भी चेंजेस किया गया था। तो यहाँ तो है, फंडामेंटल राइट में भी है। ओके, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये जो आता है, ये जो चीज़ें आती हैं वो आता है हमारे शेड्यूल 11 और 12 में। और ये कहता है लोकल बॉडीज़ को कि भाई आप जो है इम्प्रूव करो, एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो अपने क्षेत्र में। तो ये भी कर रहा है। ओके, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ये दोनों जो है वो प्रमोट करते हैं एजुकेशन को। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जो ट्राइबल्स होते हैं उन लोग इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में है स्टार्टिंग से ही। तो उन लोग अपना आइडेंटिटी बना करके ही रख सके और एक्सप्लॉइटेशन से बच सके, इसके लिए उन लोगों को पढ़ना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो वो लोग जानेंगे। तो वो अपने लैंग्वेज को और अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर भी बात किया गया है, एजुकेशन के लिए भी बात किया गया है यहाँ पर ही। तो ये दोनों भी सही है। 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल इसके अंतर्गत जो है एजुकेशन को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट के अंदर, अब कंकरेंट लिस्ट के अंदर मतलब कि सेंटर भी इस पे लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है इस पे, ठीक है। तो ये इसमें भी बात किया गया है एजुकेशन पे। एजुकेशन को 7th शेड्यूल के अंदर कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, तो अपने पास ऑप्शन डी जो है वो सही होता हुआ नज़र आता है। ओके, 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ें। ओके, डिस्कशन, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली इन लॉन्ग टर्म, इवेंचुअली मतलब इन लॉन्ग टर्म, लेड टू द पासिंग of the Government of India Act 1934
5 है। तो हम लोगों को पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932 में चल रहा था, और जो कि कारण बनता है फिर आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब डिस्कशंस वहाँ भी हुए, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ये ठीक है। चला दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड for the establishment of all India Federation to be based on the union of the province of the British India and the princely state। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का बात कर रहा है ना, ये हुआ तो था, ठीक है, प्रोवाइड किया था ये 1935, लेकिन ये कभी एक्चुअली में आ नहीं पाया, क्योंकि जो है ये जो प्रिंसली स्टेट है वो कभी ज्वाइन ही नहीं किया, जिसके वजह से काम ही नहीं बढ़ा। बट क्या प्रोवाइड तो किया गया था ना? हाँ, तो प्रोवाइड तो किया गया था, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग ऑप्शन इसका सी मानेंगे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फी इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब जो है हम आपको देखने के लिए मिलेगा कि 7th शेड्यूल में है अपने पास, कि टैक्स एंड फीस जो है वो 7th शेड्यूल में रखा गया है। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, इसमें बात किया गया है, मतलब पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि इस पे लॉ बना सकता है टैक्स एंड फ्यूज पे। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या बात करता है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contain special provision for the administration and control of scheduled area in several states। कौन सा? तो अभी हम लोग पीछे बात करके आए कि 5th और 6th जो है नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल एरिया को भी क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के लिए प्रोविज़न उसमें है। तो भाई हमारे पास कौन सा आता है, 5th शेड्यूल कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, ये कहाँ है, 5th शेड्यूल में है। ठीक है, जिधर शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, कि वो भाई ये जो चीज़ है 5th शेड्यूल, वो पावर फंक्शन ट्राइबल कैसे रहेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके प्रोटेक्शन को, तो कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, ये सब के बारे में बात करता है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे को लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा किए हैं, ठीक है, 10 शायद 17-18 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब एजर्सन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द मेंबर ऑफ हिंदू मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। क्या वेबल प्लान के अकॉर्डिंग ये था? तो वेबल प्लान के अकॉर्डिंग ये बात तो था। वेबल प्लान जो है प्रपोज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए, ताकि जो है जो इंडिया में डेडलॉक बना हुआ है उस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इस वेबल प्लान को प्लान करने वाले, प्रिपेयर्ड करने वाले जो थे वो थे लॉर्ड वेबल, इसलिए इसका नाम भी बना वेबल प्लान। और जो लॉर्ड वेबल थे वो 1943 में इस वक्त जो थे वो इंडिया के वाइसरॉय थे। ओके, वाइसरॉय थे, और इनका जो था प्लान क्या था कि पूरी तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इंडिजनाइजेशन करना, ठीक है, और साथ ही इंडिजनाइजेशन मतलब कि सारे मेंबर्स इंडिया के होंगे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और साथ में ये भी करना था कि जो है सीट को रिजर्व करना है। बेसिस क्या होगा रिजर्वेशन का? तो वो रिलीजन और कास्ट। तो ये था मुद्दा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, ये बात सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, जो रीज़न दे रहा है, एसेसन तो सही है, रीज़न क्या बोल रहा है कि वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव द अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया।
वेबल इसलिए ये चीज़ कर रहे थे या इसलिए सोचे थे कि भाई कि जो ये है पार्टीशन को अवॉइड कर देगा, इंडिया पाकिस्तान ब्रेक होने से टूट जाएगा। तो वेबल ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, वेबल डिड नॉट थिंक दैट, है ना, कि पार्टीशन को इंडिया का रोक देगा। ठीक है, वेबल का सिर्फ और सिर्फ ये टास्क था कि भाई क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला प्रेजेंट कर देना है कि कैसे जो है इंडिया का डेडलॉक ख़त्म हो जाए, और वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर ले दोनों ही। कौन दोनों? एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा जो है वो कांग्रेस, दोनों एक्सेप्ट कर ले, और कोई उसका इंटेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ रीज़न स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये जो हुआ इसका रीज़न ये है कि इसके वजह से ही ये था। तो नहीं, ये एक्सप्लिसिटली रीज़न नहीं था, वेबल ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बस फार्मूला पुट किया कि हाँ ठीक है डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों ही, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ें को। तो रीज़न गलत है। बोथ तो जहाँ आ जाएगा ख़त्म ही कर दो भाई, कि बोथ सही तो हो ही सकता है। E इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, नहीं ये तो हम लोगों ने देखा ना भाई सही है वो, तो ये गलत हो गया, R इज़ ट्रू नाउ, ये ऑप्शन सही है। ओके, तो आज हम लोगों ने करीबन 17 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद क्वेश्चन हम लोग बढ़ा ले, ठीक है, कहने के लिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन भाई हम लोगों के पास पॉलिटी है, इकनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग ख़त्म कर दे और कुछ नया कुछ कर सके, है कि नहीं। तो ये फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, बाय।